चलो क्या क्या था लास्ट, देखो ना। डिप्रीशिएशन अपन ने स्टार्ट किया था, मिला। आंसर बोलोगे क्या? 4-5 पार्ट अपन ने किए थे। पहला पार्ट था स्मॉल डिडक्शन। पहले तो चैप्टर कौन सा चल रहा है, उसके पहले क्या किया था? हाउस प्रॉपर्टी में 3 कंडीशन क्या थी? प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट लैंड, असेसी मस्ट बी द, एंड इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ओन बिजनेस और प्रोफेशन। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो देयर वाज अ फॉर्मेट हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन का। गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जीएवी कैसे आएगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विचेवर इज हायर एंड स्टैंडर्ड रेंट विचेवर इज लोअर विल गिव मी एक्सपेक्टेड रेंट और विचेवर इज हायर विल गिव मी जीएवी। कितना याद है क्या? म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड एंड पेड बाय द ओनर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमेशा 2 पार्ट में होएगा, करंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन। करंट ईयर में लोन है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले वाला साल। कंस्ट्रक्शन 24-25 फिक्स है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी कंस्ट्रक्शन का ईयर दिया उसके पहले वाला साल। करंट ईयर आपके लिए 24-25 रहेगा, बराबर है। जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसको डिवाइड बाय कितना करना है? ओके। एसओपी में कितना एसओपी अलाउड है? मैक्सिमम 2 हाउस एसओपी अलाउड है। अगर 2 हाउस हुआ तो एनएवी विल बी 30% विल बी, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्सिमम 2 लाख या तो 30,000। 2 लाख के लिए लोन कभी लेना है? 1499 या उसके बाद। लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कितने साल में कंप्लीट होना है, और लोन किसके लिए लेना है? परचेज और कंस्ट्रक्शन। रिपेयर रिनोवेशन है तो 30,000 रहेगा, बराबर है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एसओपी के अंदर अगर पार्ट ऑफ द हाउस एसओपी है, पार्ट ऑफ द हाउस एलओपी है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होएगा, बराबर है। और पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी, पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी तो डीम टू बी एलओपी, पूरा साल एलओपी लेके करना है। बिल्डर के लिए स्टॉक इन ट्रेड कितना साल तक अलाउड है? 2 ईयर्स। उसके बाद उसको हाउस प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा। फॉरेन कंट्री में एसेट है तो रिसीव्ड इन इंडिया तो हमेशा टैक्स आएगा। रिसीव्ड आउट है तो ओआर भरेगा, बाकी 2 नहीं भरेंगे। और अगर टैक्सेबल है तो सब डिडक्शन भी मिलेगा नॉर्मल। याद है क्या? अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। सेम अरियर्स का भी सेम ट्रीटमेंट है। फाइन। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन चालू किया था। बोलो 2 कंडीशन क्या है? बिजनेस इनकम होना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, बस इतना ही, इसमें कुछ है ही नहीं वाला था। तो ये चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा। अब बिजनेस एक्सपेंस मतलब सेक्शन 30 से लेके 37 तक है। पार्ट 1 अपन ने पढ़ा था स्मॉल डिडक्शन। देखो प्लीज 30, 31, 36, 37 मिला। 30 क्या था? रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग किधर यूज होना चाहिए? बिजनेस, तो खर्चे अलाउड है, नहीं तो डिसअलाउड है। रिपेयर्स क्या होना चाहिए? रेवेन्यू, तो अलाउड है, तो कैपिटल हुआ तो डिसअलाउड है। फिर बाद में 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सेम है। बिजनेस में तो अलाउड है, रेवेन्यू है तो अलाउड है, पर्सनल है तो डिसअलाउड है। फिर बाद में 36 सी बर्फी। सी मतलब कंट्रीब्यूशन। बोलो अप्राउड और रिकॉग्नाइज जगह पे तो इट इज अलाउड, बट ड्यू डेट ऑफ फंड से पहले हो जाना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज अनअप्रूव्ड है तो डिसअलाउड। और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं, सीटीटी एसटीटी अलाउड है। फिर बाद में बोनस एंड कमीशन अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। फिर बाद में बैड डेट्स, एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है तो डिसअलाउड। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, इफ अर्लियर अलाउड तो अभी इनकम में ऐड होएगा, अर्लियर डिसअलाउड तो अभी इनकम में ऐड नहीं होगा। फिर बाद में एनिमल्स रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच एनिमल बिकम कितना? फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी। बोलो याद नहीं रहेगा नहीं तो। और फिर फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंस अलाउड ओनली टू इन द रेवेन्यू एक्सपेंस है तो पूरा अलाउड है। कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। और क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम प्रोपराइटर
इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल फ्रॉम वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर अलाउड। इंटरेस्ट में लोन बेटा दोनों दे सकते हैं, वर्किंग पार्टनर भी अलाउड है, स्लीपिंग पार्टनर भी अलाउड है। मैक्सिमम कितना? 12% पर एनम। रिपीट नहीं करें, मैक्सिमम कितना? 12% पर एनम। सैलरी में वर्किंग और स्लीपिंग का अलग अलग ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अलाउड, बट अगर बैंक लोन SFC, SIIC, SB, PFI तो अलाउड है, बट इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। फिर इंश्योरेंस रिलेटेड टू स्टॉक है तो एम्प्लॉइज हेल्थ, और इंश्योरेंस अगर प्रोप्राइटर या उसके फैमिली मेंबर है तो डिसअलाउड है। लास्ट अपन ने पढ़ा था सैटरडे कुछ नहीं पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था जनरल डिडक्शन। तो कोई भी एक्सपेंस कहाँ पे कवर नहीं है? 30 से 36 में। कौन सा? रेवेन्यू या कैपिटल? तो रिलेटेड टू बिजनेस और ऑफेंसिव पर्पस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर, सैलरी में लीव सैलरी टू एम्प्लॉय, ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड, एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर। वापस से पूछता हूं, एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर अलाउड। एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर्स इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी। एडवर्टीजमेंट में फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन क्या था? वो फिक्स्ड एडवर्टीजमेंट, वो बोर्ड लगा, नियॉन साइन बोर्ड, परमानेंट साइन बोर्ड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फुल्ली अलाउड, बराबर है। डायरेक्ट टैक्स, indirect tax, interest on direct tax, interest on indirect tax, penalty for direct tax और interest penalty for indirect tax, penalty दोनों जगह पे डिसअलाउड है। दिवाली मुहूर्त एक्सपेंस और बाद में प्रिंटिंग स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट ऑफ ऑफिस सब अलाउड है ना, रेवेन्यू नेचर सब अलाउड है, बराबर है। फिर बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था स्पेशल केसेस। बोलो यार, रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया तो एक्सेस विल बी डिसअलाउड। रिलेटेड मतलब स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, सन, ग्रैंडसन सब आ गए, डॉटर, ग्रैंड डॉटर सब आ गए, बराबर है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कैश में कितना अलाउड है? टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे। अगर 11,000 दिया तो पूरा डिसअलाउड। बट ऐसे आदमी को पैसा दिया जो ऐसे गांव में जिधर बैंक नहीं है तो फिर पेमेंट टू बैंक्स, LIC, गवर्नमेंट, ऑथराइज फॉरेक्स एजेंट, इन लोग को पेमेंट कैश में करोगे तो चलेगा। और कॉटेज इंडस्ट्री को विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहे तो इट इज अलाउड। आई होप याद है। फार्मर को पेमेंट किया फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो अलाउड है। इसको रूल 6DD बोलते हैं। वो जो अपन ने एक्सेप्शंस पढ़े ना कि फार्मर चलेगा, बैंक चलेगा, उसको रूल 6DD में अपन लिखते हैं, 6DD। फिर नेक्स्ट क्या किया था? 43B नॉर्मली खर्चे पेड आउटस्टैंडिंग। तुम लोग कौन सा अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर है। कैश बेसिस कर रहे हो तो पैसा आएगा जाएगा तो रिकॉर्ड होएगा। मर्केंटाइल कर रहे हो तो जो ईयर है वो ईयर में रिकॉर्ड करना है। बट TBLIC लिखा है था, TBLIC पेड है तो ये अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। T मतलब टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है। B मतलब बोनस एंड कमीशन, L मतलब लीव सैलरी, I मतलब इंटरेस्ट ऑन वो शेड्यूल बैंक वो वाला, और फिर लास्ट में कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज वाला। अरे यार मिल रहा है क्या? फिर MSME के लिए मैंने साइट छोड़ने बोला था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एक्सपेंसेस। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि क्या, पहले पढ़ा था क्या अलाउड है, फिर पढ़ा थोड़ा कंडीशन है कि रिलेटेड पार्टी को इतना ही दे सकते हो ये वो। अब पढ़ा कि डिसअलाउड ही हो गया पूरा। इफ्रो पेमेंट, इफरक पेमेंट, इफरक का फुल फॉर्म लिखा है, हाँ बराबर है वो बेटा। इफरक भूल जाओ। नॉन रेसिडेंट को पैसा दिया, TDS डिफॉल्ट है तो कितना डिसअलाउड? लाइफ टाइम के लिए, ईयर ऑफ डिफॉल्ट। नेक्स्ट ईयर में कंप्लायंस कर देगा तो डिडक्शन ले सकता है। रेसिडेंट को पैसा दिया और नहीं किया तो 30% डिसअलाउड, और फ्यूचर में कंप्लायंस करेगा तो अलाउड हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट को TDS डिफॉल्ट मतलब डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। सैलरी आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट 100% डिसअलाउड। वो आपको इफ्रो रट्टा नहीं माना। कोई भी एक्सपेंस हो
टीडीएस नहीं काटा, नॉन रेसिडेंट पे 100%, रेसिडेंट पे 30%, बस सिंपल है। अच्छा फिर बाद में इनकम टैक्स अलाउड है डिसअलाउड, उसका सरचार्ज और सेस भरा तो वो भी डिसअलाउड। और फिर अपन ने पढ़ा था टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट टू एम्प्लॉय मिला, तो एम्प्लॉय के बदले अपन ने टैक्स भरा उसके परक्यूजिट पे तो भी इट विल बी डिसअलाउड। इतना पॉइंट क्लियर है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा होगा स्पेसिफाइड डिडक्शन मिला। अभी एक एक सेक्शन एक एक खर्चों के लिए, 36 में बहुत सारे थे सी बर्फी, 37 में तो था कि जनरल कोई भी हो सकता है, या वो अभी जो बाकी भी अपन ने पढ़े वो जनरल थे। यहाँ पे स्पेसिफिक है कि 32 मतलब ओनली डेप्रीशिएशन आएगा मिला। सो 32 में डेप्रीशिएशन में अपन ने पढ़ा था, प्लीज बोलना डेप्रीशिएशन का 4 एसेट कौन से बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल्स। 3 कंडीशन है, असेसी मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने कितना दिन यूज किया है, 180 डेज और मोर है तो फुल डेप्रीशिएशन, लेस देन 180 है तो हाफ डेप्रीशिएशन। डेट कौन सी थी, 3 अक्टूबर ऑफ योर ईयर, बराबर है। और कुछ किया था, बोलो यार, बहुत सारे किए थे। 2 मेथड है, कौन से, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। फॉलो कौन सा करना है, डब्ल्यूडीवी। एसएलएम इज अलाउड ओनली टू पावर यूनिट्स, बस, और किसी को अलाउड है ही नहीं। फिर बाद में लास्ट अपन ने पढ़ा था रेट, बिल्डिंग पे 10%, रेसिडेंशियल है तो 5%, टेम्पररी या वुडन है तो 40%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी 15%, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं बोला है तो 15%, बट अगर मोटर कार हायरिंग बिजनेस है तो 30%, सैक 20, 40, 40, क्या क्या है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर मतलब उसका सॉफ्टवेयर सब उसमें आ गया। फिर बाद में बुक्स, कोई लाइफ नहीं होता है तो हाईएस्ट दे दिया 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अच्छा होता है तो इसलिए हाईएस्ट दे दिया 40%, मिल रहा है क्या। और फिर लास्ट में अपन ने किया था इंटेंजिबल 25, बट इंटेंजिबल में क्या नहीं आता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आता है। क्या नहीं आता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आएगा। इतना पॉइंट याद रहेगा, बोलते नहीं तुम लोग। लास्ट क्या किया था, सिस्टम ऑफ डेप्रीशिएशन। जब भी आपको इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन पूछा हो तो एक एक एसेट को नहीं लेना है, अपने को ब्लॉक बनाना है। क्या बनाना है, ब्लॉक मतलब सेम क्लास और सेम रेट एक साथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम क्लास और सेम रेट। तो अगर बिल्डिंग है 4, मेरे पास 4 ऑफिस बिल्डिंग है तो चारों को एक साथ ही बताना है, टोटल करो और 4 एसेट लिख दो बस। कितना क्या करना है, तो अलग अलग नहीं बताना है, एक साथ बताना है। अगर अपने पास 10 एसी है तो AC1, AC2, AC3 करना है, या अमाउंट और नंबर ऑफ एसेट, अमाउंट और नंबर ऑफ एसेट। अच्छा, एसी के साथ साथ अपने पास प्रोजेक्टर भी है तो 15% है तो उसी में ऐड हो जाएगा, टीवी 15% है तो उसी में ऐड हो जाएगा, अलग से बताने का जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मेट है, ओपनिंग WDV, आगे बोलो, एड परचेजेस 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज, लेस सेल। वापस से पूछ रहा हूं, फॉर्मेट बोलो, एड परचेजेस 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज, लेस सेल। इतना पॉइंट याद है क्या। फिर जो क्लोजिंग बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे आपको ये बीच में बेच दिया एसेट, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो क्लोजिंग WDV है, एसेट बचा तो डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। फिर सेल ऑफ एसेट पड़ा होएगा, बोलो प्लीज यार। सेल ऑफ एसेट में ब्लॉक सिस्टम में बेटा एकदम सिंपल रूल है, पहले तो बोलो ब्लॉक में 6 एसेट थे, 6 के 6 बेच दिए तो क्या होएगा, नो डेप्रिसिएशन। अब बाद में तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है ब्लॉक से तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इतना पॉइंट क्लियर है, आंसर बोलोगे। अगर सम एसेट सोल्ड है तो, अगर ब्लॉक बचा है तो फिर डेप्रिसिएशन, ज्यादा हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। आई थिंक लास्ट टाइम वही किया था अपन ने, सम किया था, उसका एग्जांपल कराया था, बराबर है। पूछने के बहुत कम चांस है बट आपके मॉड्यूल में दिया इसलिए मैं बता रहा हूं, प्लीज बोलना। परचेज किया था मैंने एसेट 100 रुपए में, बराबर है। SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है बेटा, SLM इज अलाउड ओनली टू पावर यूनिट। तो डेप्रिसिएशन पहले साल का 10 रुपया, डेप्रिसिएशन दूसरे साल का 10 रुपया, ये पावर यूनिट्स के लिए, बराबर है SLM मेथड। तो आज अपने पास कितने रुपए का एसेट बचा, तो ये बच गया अपने लिए क्लोजिंग WDV, अरे बराबर है।
अब ये बेटा इंडिविजुअल एसेट है, इंडिविजुअल एसेट मतलब पावर यूनिट ही मेंटेन करता है, सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं चल रहा है। और उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने हर एक एसेट को अलग अलग बताया, मतलब 10 टीवी है तो टीवी 1, टीवी 2, टीवी 3, टीवी 4 ऐसा किया है, कोई सुन रहा है क्या। 15 डेस्क है तो डेस्क 1, 2, 3, 4। अब उन लोग ने क्या किया, सब एसेट अलग अलग है ना, तो उसका कैपिटल गेन भी अलग अलग निकाल ही सकते हैं ना। नहीं सुन रहे, कितने का ब्लॉक बचा आज, 80, बोलो ना कितने का एसेट था, 100, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ तो बचा 80। अब ये बेटा 80 रुपीज का एसेट मैंने बेच दिया, और मैंने कितने में बेचा, 130 में बेचा है, मैंने इसको बेचा है 90 में, मैंने इसको बेचा है 50 में। बोलो प्लीज क्या करूं, ब्लॉक तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एक ही एसेट होता है बस, तो नंबर ऑफ एसेट एक बेच दिया मतलब सब बिक गया। अब बोलो कितना क्लोजिंग WDV है, मतलब आज 80 रुपए का एसेट है, कितने में बेचा सिचुएशन 1 में, 130। तो बेटा 80 का एसेट 130 में बेचा, तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। बट गवर्नमेंट बोलता है यार प्रॉफिट कितना हुआ है, सोच के बोलो ना, कितने का परचेज था, बोलते नहीं है तुम लोग यार, कितना डेप्रिशिएट किया, तो एसेट 80 का हो गया ना। अरे बट तुम 130 में बेच रहे हो, तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है यार वो तो परचेज प्राइस से भी ज्यादा है, तो एसेट तो कभी डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं समझा। आप बोल रहे हो कि 100 रुपए का एसी है, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ, बट जब आप बेच रहे हो तो आप तो परचेज प्राइस से भी ज्यादा में बेच रहे हो, तो एसेट कभी डेप्रिशिएट हुआ क्या, तो आपने तो फालतू में 2 साल में डेप्रिशिएशन का डिडक्शन ले लिया। नहीं समझा, वापस एकदम हाइपोथेटिकल कुछ भी बोल रहा हूं। मैंने सपोज एक आदमी को 2 साल सैलरी पे किया, कोई सुन रहा है क्या, फिर 2 साल के बाद ऑफिसर ने जब इंस्पेक्शन किया तो मालूम पड़ा कि वो आदमी तो कभी काम ही नहीं किया, फेक एंट्री है, तो उसको सैलरी का डिडक्शन मिलना चाहिए था क्या, नहीं। तो वैसे ही 2 साल, यहाँ पे फेक कुछ नहीं है, बट 2 साल आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया, फिर आप बोलते हो कि वो एसेट कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा, तो यार ये एसेट तो कभी डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, उल्टा ये एप्रिशिएट हुआ। कोई सुन रहा है क्या, तो क्या आपने को 20 रुपए का डेप्रिशिएशन लेना चाहिए था, नहीं। तो आपने डेप्रिशिएशन किधर लिया, पीएनएल डेबिट साइड में, अरे बराबर ना। तो अभी 20 रुपया पीएनएल क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा, क्या था 20 रुपया। सर सिंप्लीफाइड एग्जाम में क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। बेटा सेलिंग प्राइस कितना है 130, कॉस्ट कितना था 100, तो आज कितना हो गया प्रॉफिट 30। तो गवर्नमेंट बोलता है ये कॉस्ट से भी ऊपर बेचा है तो कैपिटल गेन से, क्या बोला कैपिटल, बैलेंस कितना बचा, ऐसा बताओ, ऐसा रुक जाओ, सेलिंग प्राइस कितना है, WDV कितना था 80 ना, अपने को प्रॉफिट कितना हुआ 50, 80 का एसेट 130 में बेचा तो 50 का प्रॉफिट है, तो क्या सेलिंग प्राइस मोर देन एक्चुअल कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कितना सेलिंग प्राइस है 130, कॉस्ट कितना था 100, तो 30 रुपीज किधर जाएगा कैपिटल गेन्स। अरे सुन रहे हो क्या, बैलेंस कितना बचा बेटा 20, ये आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल करना पड़ेगा। सिंपल, अगर रट्टा नहीं मारना है तो ये डेबिट में 20 रुपया रॉन्ग लिया था, तो ये फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली 20 रुपया क्रेडिट में ऐड हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में चले जाएगा। वापस से पूछ रहा हूं, कितना आज का वैल्यू बोलो एसेट का, 80। बोलो यार 80। कितने में बेचा, नहीं सेकंड वाले सिचुएशन में 90, तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, आंसर बोलोगे क्या, कितने का एसेट था ओरिजिनल 100 का 90 में बेचा ना, तो डेप्रिशिएट तो हुआ है, बट कितना हुआ 10, तो मैं बोल सकता हूं इज सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट। 100 में खरीदा था 90 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट। अरे बराबर है, तो लेस देन द कॉस्ट है तो कैपिटल गेन आने वाला नहीं है, जो भी प्रॉफिट हुआ वो किधर जाएगा PGBP में। इज दैट पॉइंट क्लियर, श्योर। और एक बार पूछ रहा हूं, सेलिंग प्राइस बोलो प्लीज 50, WDV 80, मतलब 30 रुपीज का लॉस आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि सर क्या हो गया, मैं जब डेप्रीशिएशन ले रहा था प्रॉफिट में बेचा तो आपने बोला डेप्रीशिएशन गलत है, तो वापस से ऐड करो, कितने का एसेट था 100, कितने में बेचा, तो 50 रुपए डेप्रीशिएट हुआ ना, बट मैंने तो अभी तक सिर्फ 20 रुपए का डेप्रीशिएशन लिया है, तो ये 30 रुपीज जो है इसको लॉस नहीं मानते, इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल डेप्रीशिएशन, और इसका PGBP में डिडक्शन ले सकते हो। किधर डिडक्शन ले सकते हो, PGBP में, समझेगा। सो जितना एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन है वो बिजनेस इनकम में चले जाएगा,
और वो जो लॉस है वो बिजनेस एक्सपेंस में चल जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। इतना पॉइंट क्लियर है? लिखो ना, एक लाइन छोड़ के रेड पेन से, सीरीज बिगाड़ना मत। पॉइंट नंबर ABCD कुछ चल रहा होगा, तो अभी 8 करना। रेड पेन से सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट डैश करके लिखना, अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। सेल ऑफ एसेट अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नेक्स्ट लाइन पे माइनस WDV, सेलिंग प्राइस माइनस WDV लिखा। सेलिंग प्राइस के सामने XX लिखो, माइनस WDV के सामने XS लिखो, बैलेंस दो X बनाओ। किया? वहां से 2 एरो बनाओ, यहां से ऐसा, यहां से 2 एरो। फर्स्ट एरो पे इफ प्रॉफिट, सेकेंड एरो पे इफ लॉस। इफ लॉस के नीचे लिखो टर्मिनल डेप्रीशिएशन, टर्मिनल डेप्रीशिएशन। प्रॉफिट से 2 एरो, फर्स्ट एरो पे इफ selling price is more than cost, if selling price is more than cost, उसी के नीचे रेड पेन से टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स। सेकेंड एरो पे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। लिखा। फिर एग्जाम्पल कॉपी करना।
कोई कॉपी कर रहा है? समझता है कि नहीं? घर पे आके पढ़ते हो कि नहीं? ये लिखा है, ये 30 रुपीज कैपिटल गेन। चल, आंसर बोल रहे हो क्या? परचेजेस मतलब अपने को फॉर्मेट में ऐड करना, फॉर्मेट ही पढ़ रहे। ओपनिंग WDV तो अपने को दिया रहेगा। ऐड परचेजेस लेस सेल। सेल में अगर WDV वाला है तो अपन ने पहले पढ़ा था ऑल एसेट सम एसेट। इंडिविजुअल है तो अभी पढ़ा टर्मिनल। सुन रहे हो कि नहीं? आंसर बोलो। परचेज मतलब किस पे रिकॉर्ड करना है? परफेक्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। अरे बराबर है। आंसर बोलना प्लीज। तो मैं एसी खरीदने के लिए गया और सपोज मैं शर्ट बनाता हूं, तो शर्ट बनाने के लिए मैंने मशीन खरीदा। सुन रहे हो कि नहीं? तो मैंने मशीन खरीद लिया। 1 अप्रैल को मशीन अपने फैक्ट्री में आ गया, बट अपन ने प्रोडक्शन चालू किया 1 जुलाई से। कभी मशीन खरीदा 1 अप्रैल, बट अपने ऑफिस में कभी आया 1 अप्रैल को आ भी गया, बट यूज कभी किया 1 जुलाई। अब ये मशीन मैंने लोन लेके लिया था, तो लोन पे जो अपन इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट अपना रेवेन्यू एक्सपेंस है जो बैलेंस P&L अकाउंट में जाता है। किधर जाता है? बट यहाँ पे तो तुम्हारा प्रोडक्शन चालू ही नहीं हुआ ना, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपके एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। अप टू द डेट ऑफ क्या बोला है? कमर्शियल, या कमेंसमेंट लिखता हूं, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं समझा है, एग्जाम में नहीं पूछता है, बट मॉड्यूल में दिया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो घर पे जाके देखोगे और बोलोगे यार एक्स्ट्रा मिल गया ये तो। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ काम नहीं आएगा एग्जाम में, बट अगर पूछा तो अगर अप्रैल में एसेट खरीदा, जुलाई में वर्किंग चालू किया, तो क्या करूं? अप्रैल में जून का जो इंटरेस्ट होएगा वो कॉस्ट में ऐड करके उस पर भी डेप्रीशिएशन लो, और जुलाई से लेके मार्च का जो इंटरेस्ट है नॉर्मल P&L अकाउंट में लिख सकते हो। सुन रहे हो कि नहीं यार? सो इंटरेस्ट ऐड नहीं होएगा। इंटरेस्ट तभी ऐड होएगा जब ये कभी कहां तक का है? कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन था। बराबर है, माइनस पार्ट ऑफ कॉस्ट बोन बाय अदर। कोई सुन रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50 लाख रुपए का मशीन खरीदा और मेरे को गवर्नमेंट बोलता है नीरज तू किधर बिजनेस चालू कर रहा है, मैंने बोला सर बिहार के कोई बैकवर्ड रीजन में जा रहा हूँ, एकदम किसी ने नाम नहीं सुना है। सो गवर्नमेंट बोलता है मतलब यार तू उधर बैकवर्ड रीजन में जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा, इंफ्रा बढ़ेगा, गवर्नमेंट को SGST मिलेगा, तो सब बहुत फायदा हो रहा है हमारा। तो एक काम कर, तेरा मशीन कितने का? मैंने बोला 500 करोड़ का है। बोलता है 200 करोड़ रुपए हम लोग दे देते हैं। सो मेरा खर्चा कितना हुआ? तो डेप्रिसिएशन कितने पे मिलना चाहिए? 300 करोड़। सो पार्ट ऑफ कॉस्ट बोन बाय अदर माइनस करो, और ये आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया, और इस पे आपको डेप्रिसिएशन लेना है। इतना पॉइंट समझेगा? तो जो परचेज है मोर देन और अप टू वाला, उसमें ये वाला कॉस्ट ऐड होएगा। एग्जाम में सब कभी नहीं पूछता, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे पूछता है, बट अगर एग्जाम में पूछा तो अपने को आना चाहिए। इतना पॉइंट समझेगा? लिखो प्लीज रेड पेन से, पॉइंट नंबर नया देना। क्या लिख रहे हो? 8 रेड पेन सेटिंग देना। 9 पॉइंट नंबर 9 रेड पेन से देना। परचेज प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीशिएशन। परचेज प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीशिएशन। कोई कॉपी करना।
डन। आंसर बोलोगे क्या? फॉर्मेट बोलो। ओपनिंग WDV, फिर क्या था? एड परचेज। तो परचेज किस पे रिकॉर्ड होएगा वो अपन ने लिखा। माइनस क्या था? सेल। WDV में सेल क्या होएगा? नो एसेट ऑल एसेट वाला। और इंडिविजुअल में क्या होएगा? वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला। सुन रहे हो कि नहीं यार? अब एकदम सिंपल है, फटाफट बोलो। इज डेप्रिसिएशन कंपल्सरी? मतलब मैं गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकता हूं क्या सर ये साल डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा, अब 3 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ ले लूंगा? नहीं, हर साल डेप्रिसिएशन लेना जरूरी है। बट अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, सपोज एग्जांपल मेरा नेट प्रॉफिट सब खर्च, डेप्रिसिएशन यार अपना इंटरनल होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरनल या बैंक को देना है? बैंक को देना है। सैलरी टू स्टाफ देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। बट डेप्रिसिएशन तो बुक एंट्री है ना, खर्चा तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, एसेट में लिख दिया है। कोई सुन रहा है क्या? दिस इज बुक एंट्री। तो नेट प्रॉफिट मेरा एग्जैक्टली 0 है, सारे एक्सटर्नल खर्चे माइनस हो गए, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। क्या माइनस नहीं हुआ है? अब मेरा डेप्रिसिएशन है सपोज 30,000, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हर साल क्लेम करना है, तो मैंने क्लेम कर लिया। अरे बट नेट लॉस आ गया 30,000। कोई सुन रहा है क्या? तो बेटा ये जो नेट लॉस है डेप्रिसिएशन की वजह से है, इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अकेला एक चीज, मतलब 3 ही चीज है ऐसी जो अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नॉर्मली बिजनेस में लॉसेस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना साल? अनलिमिटेड। आंसर बोलोगे प्लीज। मेरा है ना नेट प्रॉफिट पहले से 20,000 रुपया लॉस था, अब डेप्रिसिएशन माइनस किया 30,000 रुपया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 50। तो ये 50,000 रुपए में से 20,000 बिजनेस लॉस है और 30,000 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। 20,000 क्या है? बिजनेस लॉस, जो आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? लास्ट एग्जांपल प्लीज बोलना। नेट प्रॉफिट पॉजिटिव 10,000 था, डेप्रिसिएशन अपना नेगेटिव 30,000 है, तो लॉस कितना हो रहा है? ये 20,000 का लॉस किसके वजह से है? तो इसको क्या मानेंगे? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कितना साल कैरी फॉरवर्ड? अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड। इतना पॉइंट समझाएगा? लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? 9 10 रेड पेन से लिखो। इज डेप्रिसिएशन कंपल्सरी? क्वेश्चन मार्क। इज डेप्रिसिएशन कंपल्सरी? क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखो यस। यस। उसके बाद लिखो if the profit is not sufficient, if the profit is not sufficient to absorb the depreciation, if the profit is not sufficient to absorb the depreciation, then unabsorbed depreciation can be, then unabsorbed depreciation can be carry forwarded, can be carry forwarded for unlimited years, for unlimited years. लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, डेप्रीशिएशन 11, डेप्रीशिएशन अंडर हायर परचेज, डेप्रीशिएशन अंडर हायर परचेज। कोई बोलेगा क्या हायर परचेज में क्या होता है? बताओ। और कुछ? व्हाट डू मीन बाय हायर परचेज? है क्या तुम लोग को अकाउंट्स में? करा है ना? तो फिर बोलो हायर परचेज का मीनिंग आना चाहिए ना, भाड़े पे लेना। नहीं, एक सिंपल बोला मुझे एकदम।
हायर परचेज एक ने बोला कि किसी और का एसेट अपन से यूज कर रहे हैं, और जो भाड़े पे बोला वो भी सेम ही है। और तो ओनर अपन हुए कि नहीं हुए? कभी होंगे? हाँ तो भाड़ा नहीं हुआ ना बेटा, भाड़ा कैसे हुआ? हायर परचेज मतलब नॉर्मल परचेज होता है, भाड़ा कब से हो गया हायर परचेज? लीज अलग है, फाइनेंस लीज अलग है, ऑपरेटिंग लीज अलग है, वो लीज इज डिफरेंट। तो अगर एसेट का लाइफ 10 साल है और मैं 10 साल के लिए भाड़े पे ले रहा हूं तो वो क्या हो गया? लीज। बट हायर परचेज इज नेवरली लीज। कोई सुन रहा है क्या? हायर परचेज में 3 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपने बोला मैं पूरा पैसा एक साथ दे रहा हूं, तो आप ओनर बन जाओगे। कोई सुन रहा है क्या? सो हायर परचेज में प्लीज बोलना, पोजेशन तो मेरे पास है, राइट्स और लाइबिलिटी मेरे पास है कि नहीं है? अरे बोलो यार, सुन रहे हो कि नहीं? नहीं, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, मुझे लग रहा है। मेरे को बोलो मैंने हायर परचेज पे एसी लिया, ईएमआई मतलब हायर परचेज ही हुआ ना। आप लास्ट इंस्टॉलमेंट भरोगे तब आप ओनर बन जाओगे। तो आपने आईफोन लिया ईएमआई पे, अब ईएमआई पे आईफोन लेने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट आपने दिया और फिर वो गिर के टूट गया आपके हाथ से, तो बैलेंस 7 इंस्टॉलमेंट भरना है क्या? क्यों भरना है? मेरे पास लाइबिलिटी थोड़ी ना है, और लाइबिलिटी आ गया ना मेरे पास यार। कोई सुन रहा है क्या? हाइपोथेटिकली समझो, मैंने प्रोजेक्टर लिया, मुझे मालूम है कि एक बिल्डिंग में 10 क्लास है, कितनी? बट एक भी क्लास के पास प्रोजेक्टर नहीं और सब मांगती रहती है। कोई सुन रहा है क्या? तो मैंने ईएमआई पे प्रोजेक्टर लिया, एक इंस्टॉलमेंट भरा और फिर बाकी सब क्लास को भाड़े पे देने लग गया। तो वो जो प्रोजेक्टर का ईएमआई जो मेरे को रेंट आ रहा है वो मैं उसको दूंगा, विजय सेल्स वाले को, या अपने पास रखूंगा। तो मेरे पास लाइबिलिटी भी आ गया, मेरे पास ओनरशिप भी आ ही गया ना यार। कोई सुन रहा है क्या? सो हायर परचेज में आपके पास एसेट का लाइबिलिटी रिस्क भी आ जाता है और आपके पास उसके बेनिफिट भी आ जाते हैं। वो सिर्फ टेम्पररी होता है कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरे तो फिर उन लोग रीपोजेस कर सकते हैं, बस। कोई सुन रहा है क्या? तो जब आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एसेट का लाइबिलिटी, एसेट का राइट सब आ गया है, तो इनकम टैक्स बोलता है डेप्रीशिएशन भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेना चालू कर दो, आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट का वेट करने का जरूरत नहीं है। सो अंडर इनकम टैक्स इन केस ऑफ हायर परचेज डेप्रीशिएशन कभी से मिल जाएगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप ओनर कभी भी बनो, सेंस नहीं बनता है। अगर बीच में लेके गया तो डेप्रीशिएशन स्टॉप हो जाएगा, बस दैट्स इट। कोई सुन रहा है क्या? लिखो प्लीज, क्या लिखा है? उसमें लिखो डैश करके, अंडर इनकम टैक्स, अंडर इनकम टैक्स, अंडर इनकम टैक्स depreciation will be available रेड पेन से from the payment of first installment, from the payment of first installment itself, from the payment of first installment itself. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ तुम लोग सीक्वेंस में देना, मेरे को याद नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 12, डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर, डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। कोई बोल रहा है क्या? अमालगमेशन में क्या होता है? हाँ, तो ए लिमिटेड थी, ए लिमिटेड फिर बी लिमिटेड से मर्ज हो गया, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड से अमालगमेट हो रहा है 1 नवंबर को। कभी? 1 नवंबर। तो बेटा अप्रैल से अक्टूबर तक एसेट ए ने यूज किया और नवंबर से मार्च तक एसेट कौन यूज करेगा? बी यूज करेगा। तो इन दैट केस अमालगमेशन नंबर ऑफ डेज में डिवाइड हो जाएगा। सो पुरानी कंपनी को भी डेप्रीशिएशन मिलेगा, नई कंपनी को भी डेप्रीशिएशन मिलेगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर ऑफ डेज। लिखो ना, क्या लिखा? डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ, उसमें लिखो डेप्रीशिएशन ऑन एसेट ऑफ, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट ऑफ, रेड पेन से, अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी, नॉर्मल पेन से, विल बी अवेलेबल टू बोथ, will be available to both, will be available to both amalgamating
रेड पेन से एज वेल एज अमालगमेटेड कंपनी, एज वेल एज अमालगमेटेड कंपनी। तो रेड पेन से ही लिखना, इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज, इन द प्रपोर्शन ऑफ number of days such asset is used, in the proportion of number of days such asset is used, such asset is used। मिला? फटाफट एक एक लाइन की है, फटाफट। लीज में डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए, लेसी को या लेसोर को? सोच के बोलो, वापस से पूछता हूँ। लीज में लेसोर होता है जो भाड़े पे एसेट दे रहा है, लेसी होता है जो भाड़े पे एसेट ले रहा है। डेप्रिसिएशन लेसोर को मिलना चाहिए, लेसी को? लेसोर ना, वो ओनर है। लेसी तो भाड़ा भर रहा है तो भाड़े का डिडक्शन लेगा। डेप्रिसिएशन कौन लेगा? लेसोर, बिकॉज वो ओनर होता है। लिखो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन अंडर लीज, डेप्रिसिएशन अंडर लीज, उसमें लिखो अवेलेबल टू, अवेलेबल टू, और रेड पेन से लेसोर, अवेलेबल टू लेसोर। आई अज्यूम इतना पॉइंट समझा। फटाफट बोलो ये कौन सा सेक्शन था? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट देखो ना, मेरे स्टार्टिंग में कितना लाइन छोड़ने बोला था? डेप्रिसिएशन चालू हुआ, अच्छा नहीं ठीक है, स्पेसिफाइड डिडक्शन के लिए लाइन छोड़ने बोला था, सॉरी। तो डेप्रिसिएशन में पहला कंडीशंस अपन ने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा क्लास ऑफ एसेट, उसके बाद पढ़ा दो मेथड है, फिर उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा WDV के लिए, सुन रहे हो कि नहीं? फिर सिस्टम पढ़ा ब्लॉक और इंडिविजुअल एसेट, अरे बोलो यार। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा सेल में WDV में क्या होएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले पढ़ा, फिर सेल WDV में क्या होएगा, इंडिविजुअल में क्या होएगा, फिर परचेज कैसे रिकॉर्ड करना है, अमालगमेशन में डेप्रिसिएशन कौन लेगा, दोनों, इन द नंबर ऑफ डेज, लीज में लेसोर, हायर परचेज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से अपने को मिलेगा। और अगर डेप्रिसिएशन कंपलसरी है क्या लेना, अगर लॉस हो रहा है तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मिल रहा है क्या? परफेक्ट है, बराबर है। सेक्शन नंबर 35, साइंटिफिक रिसर्च, बराबर है। एकदम सिंपल है, एक्टिव रहोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। बिना पढ़े सोच के बोलना प्लीज, सोच के बोलना 30 सेकेंड के बाद। व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? एसी खरीदा 60,000 का, तो पूरा 60,000 PNL अकाउंट में लिखना ज्यादा बेनिफिशियल है, या 60,000 रुपए बैलेंस शीट में लिख के 10 साल डिप्रिशिएट करना ज्यादा बेनिफिशियल है? पूरा एक साथ ना, अपने को आज के आज डिडक्शन मिल गया, मतलब आज एक साथ प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स ऑन द स्पॉट बच जाएगा, तो टाइम वैल्यू का कोई लॉस नहीं होता है। कोई सुन रहा है क्या? सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आज के आज अपने को पैसा आ रहा है तो आज आ जाएगा, वो बेस्ट है। पैसा मिल रहा है, एक्सपेंस क्लेम करना है तो वो भी आज बेस्ट है। बट गवर्नमेंट का लॉस होता है, इसलिए गवर्नमेंट उसके बदले क्या देता है? डेप्रिसिएशन। क्या देता है? डेप्रिसिएशन। इतना पॉइंट समझता है? गवर्नमेंट है ना इंडिया की, दो जन से कंपीट कर रहा है, यूएसए से और चाइना से। गवर्नमेंट ने देखा कि यूएस नंबर 1 कैसे बना और चाइना नंबर 2 है, बट नंबर 1 थोड़े टाइम में बन ही जाएगा, वो कैसे बन रहा है। तो उन लोग ने क्या रियलाइज किया कि यार यूएस, तुम लोग सोचो ना, सोशल मीडिया में क्या क्या है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आज का जेनजी तो यही सब यूज कर रहा है, टिकटॉक को छोड़ दो, वो तीनों के तीनों किधर है? यूएस की कंपनी है ना। टिकटॉक बाद में कॉपी किया उन्होंने, बट है यूएस की कंपनी। यूट्यूब किसका है? यूएस का। गूगल किसका है? यूएसए का। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला उसने चालू की थी, अभी तो सब बाद में कॉपी कर रहे हैं। तो इट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो सुन रहा है क्या? मून पे रॉकेट बेच के वापस से इंडिया में लाने का, अर्थ पे लाने का, दैट इज अगेन बाय यूएस, स्पेस एक्स, यूएस की कंपनी है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल, यूएस। कोई सुन रहा है क्या? तो तुम लोग कुछ भी इमेजिन कर लो, सब कंपनी यूएस की ही है। नाइकी यूएस, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? बराबर है। तो ऑल दिस ब्रांड्स आर यूएस बेस्ड, ऑल दिस ब्रांड्स आर व्हाट? यूएस बेस्ड।
तो अब तुम यूएस इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, कल यूएस इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। बस तो यूएस का एक ही काम है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ो कि पूरा वर्ल्ड अपने से पीछे हो जाए। कोई सुन रहा है क्या? मार्स पे भी 100% पहले यूएस ही पहुंचेगा। कोई सुन रहा है कि नहीं? बराबर है। तो सुन रहे हो? हाँ, चाइना वाला इज नंबर 2 बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। उसने जो अपने मैन पावर को यूज किया है पूरे वर्ल्ड में कोई यूज नहीं करता है। सो अब शूज, बेसिक एग्जांपल देता हूँ। शूज में क्या आप देखते हो? अभी नहीं, तुम लोग जब कमाओगे थोड़ा तब सोचोगे। शूज में आप देखते हो, नहीं वो नहीं, जॉर्डन नहीं, शूज में आप देखते हो कि यार मुझे अगर क्रिकेट खेलना है तो ग्रास पे खेलना है, तो ग्रास में शूज स्किप होता है, तो उसने स्पाइक्स चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? फुटबॉल में स्पाइक्स चाहिए। कोई सुन रहा है? बट जब आप बास्केटबॉल खेलने जाओगे तो उसका कोट वुडन का होता है, तो वुडन लेयर अलग होता है, तो उसके लिए अपने को रबर ग्रिप चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? टेनिस खेलने जाओगे तो अलग होता है, जिम में जाओगे तो अलग होएगा, जिम में रनिंग करोगे तो अलग होएगा। तो नाइकी वाले ने जूता बनाया नहीं, नाइकी वाले ने टेक्नोलॉजी बनाया कि यार हर सरफेस पे जूता कैसे चलेगा। कोई सुन रहा है? तो घास पे कैसे चलाने का है, वुडन कोट पे कैसे चलाने का है, सुन रहे हो कि नहीं यार? जिम में कैसे चलाने का है, रनिंग ट्रेडमिल पे कैसे चलाने का है, एंड सो ऑन। कोई सुन रहा है? तो जिम में अगर तुम लोग जाओगे अच्छे जिम में, तो आप देखोगे कि जब आदमी कार्डियो करता है तब अलग जूते पहन के आता है, जब वेट ट्रेनिंग करता है तब अलग जूते पहन के आता है, बिकॉज दो अलग अलग होते हैं। कुछ सुनता है कि नहीं? सो अब ये एग्जांपल है सिर्फ, बट रियल है। तो चाइना वाले ने नाइकी वाले को बोला यार सर क्या जूते बनाते हो आप यार, जबरदस्त, बास्केटबॉल के बहुत अच्छे जूते आपके, रनिंग के बहुत अच्छे जूते, रोड रनिंग के अलग है, जिम रनिंग के अलग है। बोलते सर थैंक यू। बोलते सर किधर बेचते हो? बोलते सर यूएस में बेचते हैं। बोलते सर इतने अच्छे जूते तो पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हो ना यार। बोलते सर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है इतना सारा मैन्युफैक्चर करने का। बोलते आप हमको दे दो। कोई सुन रहा है क्या? तो आप हमको टेक्नोलॉजी दे दो, आप जैसा बोलोगे एग्जैक्ट वैसा बना के देंगे, एग्जैक्ट, 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं होएगा। तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी यूज करके तुम्हारे हिसाब से हम लोग जूता बनाएगा, एग्जैक्टली सेम डिजाइन का, हाफ द कॉस्ट जो यूएस में लगता है एंड हाफ द टाइम जो यूएस में लगता है। तो तुम 10 दिन में जूता बनाते हो, हम 3 दिन में बनाएगा। एक्चुअली उन लोग 3 या 1 ही दिन में बना देता है, 3 दिन में बनाएगा और सेम क्वालिटी का बनाएगा आधे दाम में। कोई सुन रहा है क्या? तो नाइकी वाले ने किसको सोर्स कर दिया? चाइना। बोलता है ले लेके जा। अच्छा, व्हाई डू यू बाय आईफोन? अभी वो छोड़ दो तुम लोग, अभी तो सब शो ऑफ हो गया। बट पहले आईफोन वॉज बॉट बिकॉज कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा था और उसका जो टच था उसका कोई कंपटीशन नहीं था। पहले ना O2 मोबाइल था टच स्क्रीन में, O2, उसके साथ स्टाइलिस आता था, पागल जैसा दबाते रहो फिर। अब वो उसने आईफोन वाले ने इतना स्मूथ बना दिया कि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। कोई सुन रहा है? सो आईफोन इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बराबर है। तो वो सॉफ्टवेयर ही डेवलपमेंट में है, मोबाइल का डब्बा तो कोई भी बना सकता है यार। तो चाइना वाले ने उसको बोला क्या कर रहे हो यार, आईफोन इतना अच्छा है, आप पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं बेचते? बोला प्रोडक्शन नहीं है। बोला हम बना के देंगे, तुम टेक्नोलॉजी दे दो। सुन रहे हो क्या? सॉफ्टवेयर तो आपको इंस्टॉल ही करना रहता है, हम आपको बना देंगे एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा। कुछ सुन रहा है? सो एवरीथिंग इनोवेटेड इन यूएस इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। टेस्ला की कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। कुछ सुन रहा है क्या? तो अभी इंडिया की गवर्नमेंट मालूम है मेक इन इंडिया के पीछे पड़ी हुई है। अरे बोलो यार, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना मेक इन चाइना के वजह से आज बना है। सो अब क्या होता है, तुम लोग को डिफरेंस बता रहा हूँ, सुन रहे हो तो मेहनत करो, आंसर बोलोगे। टाटा की कार रोड पे दिखती है तुम लोग को, महिंद्रा की कार दिखती है बेटा। 5-6 साल पहले तो एक का भी नामो निशान नहीं था। आज के डेट में टाटा, महिंद्रा, मारुति तो पहले से उसको छोड़ दो, मार्केट में रूल कैसे कर रहे हैं, और वो भी 30-30 लाख रुपए की कार बेच पा रहा है। सुन रहे हो क्या? मारुति अभी भी 10-12 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीद रहा है मारुति के ऊपर, तो कैसे बेच पा रहा है? तो जीप करके कंपनी, बताए, जीप इज अ यूएस कंपनी, बराबर है, कार बनाती है। वो होता है ना जीप रैंगलर, जीप कैंपस। तो उन महिंद्रा वालों ने क्या किया, जीप वालों के साथ असेंबलिंग चालू किया कि भाई तुम पार्ट भेज दो, हम यहाँ पे असेंबल करेंगे। कोई सुन रहा है? फोर्स मोटर वाले ने भी ऐसा ही किया है। कोई सुन रहा है? फिर बाद में महिंद्रा और फोर्ड का टाइप हुआ कि हम अपन लोग मिलके कार बनाते हैं। कौन? फोर्ड तो मास्टर है कार मेकिंग में ना, फोर्ड बहुत मतलब 18 सेंचुरी से, तो फोर्ड इज मास्टर, बट उसको इंडिया का मार्केट मालूम नहीं है। तो महिंद्रा और फोर्ड ने मिलकर टाइप किया। टाइप करने के बाद इन लोग ने महिंद्रा स्कॉर्पियो बनाई। कोई सुन रहा है क्या? स्कॉर्पियो मार्केट में हिट हो गई। फिर फोर्ड वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी। 4 साल के बाद फोर्ड निकल गया इंडिया के मार्केट से। जैसे ही फोर्ड इंडिया के मार्केट से निकल गया, इसका मतलब फोर्ड की सारी टेक्नोलॉजी किसके पास आ गई? तो महिंद्रा को कार बनाने आ गया ना यार। तो इसके लिए उसकी जितनी भी अभी कार बन रही है वो उन लोगों ने फोर्ड के टाइप के बाद ही चालू की है। कोई सुन रहा है क्या? पहले उसको कार कोई खरीद ही नहीं रहा था। टाटा का भी सेम हुआ, टाटा की कार ही नहीं बिकती थी यार, ट्रक बिकता था बस। क्या बिकता था? तो टाटा वालों ने जैगवार लैंड रोवर लंदन की कंपनी को खरीद लिया। जब कंपनी को खरीद लिया तो टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई तो कार बनाने आ गया। कोई सुन रहा है क्या? सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, कि अपने को नहीं आता। अभी जैसे ना इंडिया में देखना तुम लोग 100% है, मोबाइल है ना, इंडिया पहले इंपोर्ट करता था $3 बिलियन का, अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है more than $10 बिलियन का। तो इन लोग ने ओप्पो, वीवो, अरे इन लोग का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है, चाइना नथिंग, एप्पल को छोड़ दो, बाकी इंडिया में एप्पल तो ना सबके पास है यार, सैमसंग हो गया। इन लोग को बोला कि भाई तुम्हारा इंडिया में पूरा मार्केट है और तुम चाइना में बना के इंडिया में ला रहे हो तो नहीं अलाउ करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू करो। तो सबने चालू कर दिया, सैमसंग का लार्जेस्ट प्लांट इंडिया में, कुछ सुन रहा है क्या? अब जो लोग उधर काम, वो पता है बोट, अमन गुप्ता, वो उसकी स्टोरी बोलो, बोट कैसे चालू किया, फटाफट बोलो। हाँ, सीए ने बोट चालू कैसे कर दिया? नहीं, बट बेटा बनाने तो आना चाहिए ना। नहीं, उसने वो बेटा, वो पहले कंपनी में काम करता था, वो JBL, तो JBL में वो काम करता था, उधर उसने सीखा ना कि यार मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये होता है, वो होता है, फिर उसने बोट चालू किया। कोई सुन रहा है क्या? तो दैट इज द इम्पैक्ट। आज जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे कोई बोलेगा ना नीरज बिजनेस चालू करना है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं क्या चालू करो, बिकॉज मैंने कभी जॉब ही नहीं किया, तो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का नहीं आता है। तो ना तो मुझे ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कैसे बनता है, ना ये मालूम है कपड़े कैसे बनते हैं, अच्छा बनते नहीं है वो नहीं मालूम है, बट बिकते कैसे वो भी नहीं मालूम है। कोई सुन रहा है क्या? सो मैं मैक्सिमम क्या चालू कर सकता हूँ, क्लास, या तो क्लास में टेक्स्ट बुक बेचने का काम कर सकता हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब आप किधर काम करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है ना। तो आज जो ओप्पो, वीवो, सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यार इंडिया वाले को मालूम पड़ रहा है ना मोबाइल कैसे बनता है। अब गवर्नमेंट ने सपोज भड़क के कभी ड्यूटी डबल कर दिया, सुन रहे हो क्या, तो इंडिया का ब्रांड खड़ा हो जाएगा, इंडिया वाले पे ड्यूटी नहीं लगा सकते इतना। कोई सुन रहा है क्या? सो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चाइना आज सब चीज उसको आती है बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग पावर। कोई सुन रहा है? तो सबसे महंगा मोबाइल भी चाइना में बनता है, सबसे सस्ता मोबाइल भी चाइना में ही बनता है बिकॉज ऑफ इट्स। अभी चाइना टेक्नोलॉजी में आगे बन गया, पता है कि नहीं? मून उन लोग ने बना दिया। तो चाइना में आर्टिफिशियल मून है, जैसे रियल मून ऑपरेट होता है वैसे वो उधर का मून ऑपरेट होता है। बोलता है चांद पे जाना ही नहीं, हमारे पास चांद है। एक्चुअली उन लोग दिखता है उससे। तो सुन रहा है क्या? सो किधर थे अपन? मैन्युफैक्चरिंग पे। सो अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है बोलती है यार अपने को भी अगर नंबर 1 आना है तो या तो यूएस की तरह टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जाना पड़ेगा, या तो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जाने के लिए बेटा आपको लोग चाहिए, वैसे दिमाग वाले। कोई सुन रहा है क्या? सो मतलब वो बेसिकली उसमें गवर्नमेंट कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है, वो तो टेक्नोलॉजी, सुन रहे हो कि नहीं? वो तो किधर भी वर्ल्ड में कोई एक आदमी घर पे बैठ के भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इन लोग ने एक अलग रूल बनाया है जो अपने सिलेबस में नहीं है, कि टैक्स रेट इन लोग ने कम कर दिया, बहुत 15% कर दिया कंपनीज पे। और साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है तुम लोग साइंटिफिक रिसर्च करो प्लीज इंडिया में। तो लोगों ने बोला सर क्या फायदा है? बोलता है 2 टाइप का रिसर्च है, एक तुम लोग खुद रिसर्च करो, इन हाउस रिसर्च, मतलब रेमंड्स वाला है, रेमंड्स वाले को बोला कि यार तू कॉटन का शर्ट बनाता है, अभी आज के डेट में स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो ड्राई फिट चलता है। कोई सुन रहा है क्या? तो तू उसमें रिसर्च कर, फैब्रिक कैसे कैसे और बन सकता है, वीगन लेदर कैसे बन सकता है, ये वो। तो वो अगर रेमंड्स खुद रिसर्च कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च। क्या बोलते हैं? इन हाउस रिसर्च। अगर तुम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हो तो यार थोड़े लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको आप डोनेशन दे दो। कोई सुन रहा है? तो आप डोनेशन दोगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। सो बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है आपके ना गणपति का सपोज फेस्टिवल है अपने बिल्डिंग में, तो अपन मालूम में चंदा देते हैं, बोलते हैं उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। सो बेसिकली कोई भी डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलता है बिकॉज इट इज नेवर रिलेटेड टू बिजनेस। क्या इट इज? नेवर रिलेटेड टू बिजनेस। बट ये साइंटिफिक रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। हम लोग को इसको प्रमोट करना है, आप डोनेशन दे दो रिसर्च के लिए, हम लोग डिडक्शन दे देगा। कोई सुन रहा है क्या? कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। कितना? 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। तो अगर मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए 1 लाख का डोनेशन दिया तो 1 लाख का डिडक्शन है, 10 लाख का दिया तो 10 लाख का है, 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का है। तो सर ऐसे तो डोनेशन किसी को भी दे देंगे क्या? बोलता है नहीं, डोनेशन सिर्फ किसको दे सकते हो? अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। क्या बोला? अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। अप्रूव्ड रूसी, रिपीट नहीं करेगा। अप्रूव्ड रूसी, वापस से बोलो, अप्रूव्ड
रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, इन लोग को डोनेशन दो। या तो आप लोग डोनेशन दो नेशनल लेबोरेटरी, या तो आईआईटी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, या तो इंडियन पब्लिक कंपनी को। क्या बोला? या तो इंडियन पब्लिक कंपनी को जो रिसर्च करे, जैसे रेमंड रिसर्च करे तो आप उसको डोनेशन दो, चलेगा। सो 3 जन को डोनेशन दे सकते हो। किसको? अप्रूव्ड रूसी, नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी, और एक क्या बोला है? इंडियन पब्लिक कंपनी। इन लोग को डोनेशन दिया तो कितना डिडक्शन है? 100%। और 100% डिडक्शन कभी मिलेगा? नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? साइंटिफिक रिसर्च। और ये डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। मेरा रिसर्च बिजनेस नहीं है तो भी चलेगा। कोई सुन रहा है क्या? बट अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, मतलब मैं रेमंड शू और मैं फैब्रिक बनाने में रिसर्च कर रहा हूं, अगर मैं रेमंड शू और मैं मोबाइल बनाने में रिसर्च कर रहा हूं तो नहीं चलेगा। इन-हाउस रिसर्च हैज टू बी रिलेटेड टू बिजनेस। क्या? इट हैज टू बी। अगर फैब्रिक का बिजनेस है और मोबाइल पे रिसर्च किया तो नहीं चलेगा। फैब्रिक के बिजनेस है तो फैब्रिक पे ही रिसर्च करना चाहिए। अरे सुन रहे हो कि नहीं यार? बट सर ये तो डिसएडवांटेज है। आज रेमंड्स के बाद बहुत पैसा है, बट वो बोलता है कि मैं रिसर्च नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर सकता है। तू एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उसको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लेके जा। समझ रहा है क्या? सेम बिजनेस में दूसरा रिसर्च अलाउड नहीं। आप नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, वो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। सेम बिजनेस अलाउड नहीं है। रिपीट कर रहे हो, इन हाउस रिसर्च में 2 ऑप्शन है। क्या? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बोलो बिजनेस के साथ साथ रिसर्च चल रहा है। कोई सुन रहा है क्या? तो रेमंड्स का एक अलग से डिवीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। यार रिलायंस वालों ने अलग से डिवीजन बनाया हुआ है ग्रीन एनर्जी के लिए, वो सिर्फ रिसर्च ही करता है। तो रिलायंस का बिजनेस भी चल रहा है और रिसर्च भी चल रहा है, तो वो हो गया रिलेटेड टू बिजनेस। क्या हो गया? रिलेटेड टू बिजनेस। एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, एक होता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक क्या होता है? मतलब पहले आपने रिसर्च किया, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, और फिर बाद में आप उस पर क्या कर रहे हो? बिजनेस चालू कर रहे हो। कोई सुन रहा है क्या? सो या तो बिजनेस के साथ रिसर्च चल रहा है या तो बिजनेस के पहले। अभी पहले चल रहा है तो यार गवर्नमेंट बोलता है इसमें तो तुम 10 साल भी लगा दोते रिसर्च करने में, तो अलाउड है, बट मैक्सिमम 3 साल पुराना खर्चा अलाउड है। मैक्सिमम कितना? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या? प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मुझे लगता है सो जाओगे तुम। सुन रहे हो क्या? बिफोर कमेंसमेंट अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड, बट 10 साल पुराना अलाउड है, मैक्सिमम 3 साल पुराना। मैक्सिमम 3 साल पुराना खर्चा अलाउड है। मैंने बोला सर ये आप इतना प्रमोट कर रहे हो कि ये रिसर्च करो वो रिसर्च करो, सर हम लोग को मिलेगा क्या रिसर्च करके? कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो, मतलब सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, रेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट का रेंट भर रहे हो, 100% अलाउड है। बोलो रिसर्च प्रमोट हुआ या नहीं हुआ? सोच के बोलना। बोलो। कुछ नहीं प्रमोट हुआ। क्लास अपना जो है रेंट भर रहा है, अलाउड है डिसअलाउड? अलाउड। क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो रहा है, अलाउड। तो ये रेवेन्यू तो सबको ही मिलता है ना यार, तो इसमें कोई रिसर्च प्रमोट नहीं हुआ। तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च डिपार्टमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है, वो तो हमेशा से अलाउड है, वो तो सारे डिवीजन का अलाउड है यार। बोलो यार। बट अगर आपने बिफोर कमेंसमेंट रेवेन्यू एक्सपेंस किया है, क्या बोला? रेवेन्यू अगर आपने एक्सपेंस किया है तो गवर्नमेंट बोलता है उसमें भी 100% अलाउड है। उसमें भी कितना अलाउड है? 100%। बट सिर्फ सैलरी एंड मटेरियल अलाउड है। क्या अलाउड है? सैलरी एंड मटेरियल, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। और वो भी होना चाहिए ओनली इफ अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। क्या? ओनली इफ बराबर है। मतलब आप वो जो अथॉरिटी है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बराबर है, उनसे आपको पहले आपको खर्चा लेना पड़ेगा, खर्चे का पूरा वो आपको डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा, वो स्टैंप मार के देगा तो ये अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। इन हाउस रिसर्च है, अरे बोलो यार, ड्यूरिंग में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, जो भी रेवेन्यू खर्चा है सब चलेगा, बिकॉज वो तो यार आपके पास अभी करंट हिसाब है। बट बिफोर में पहले तो मैक्सिमम 3 साल अलाउड है। उसमें भी रेवेन्यू में क्या क्या अलाउड है? ओनली सैलरी एंड मटेरियल अलाउड है। सैलरी में परक्यूजिट भी अलाउड नहीं है। क्या बोला? एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूड परक्यूजिट मतलब यार आपका धंधा चालू नहीं हुआ, आप अभी किधर एम्प्लॉय को कार वार देने बैठे हो, तो ओनली व्हाट इज अलाउड, सैलरी एंड मटेरियल, उसमें भी क्या अलाउड नहीं है, परक्यूजिट, कार दिया, रहने को घर दिया, वो अलाउड नहीं है। तो इन लोग ने बोला सर ये तो डीमोटिवेटिंग है यार, सुन रहे हो कि नहीं यार, आप एक तो अप्रूवल के लिए मगजमारी करवाओ, फिर बाद में आप उसमें भी ये सब अलाउड, बोले जो है वो है। बट अगर तुम रिसर्च कर रहे हो और कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो, कोई सुन रहा है क्या, तो कैपिटल इन नेचर मतलब बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और बैलेंस शीट से यहां पे डेप्रीशिएशन आना चाहिए 10% 15%। अरे बोलो यार, तो अगर 10 करोड़ का मशीन खरीदा है तो बैलेंस शीट में सिर्फ 1 करोड़ आता है, बोलो। बट यहां पे गवर्नमेंट बोलता है कैपिटल इन नेचर में फुल कॉस्ट अलाउड है। क्या बोला, नो डेप्रीशिएशन। अरे यार कितने का मशीन लिया, 10 करोड़, तो आप अगर रिसर्च के लिए मशीन ले रहे हो तो पूरा 10 करोड़ पीएनएल डेबिट साइड में आएगा। नॉर्मली पूरा 10 आता है, डेप्रीशिएशन आता है, बट यहां पे क्या आएगा, पूरा 10। अभी यार आप कुछ भी ले सकते हो, आप बिल्डिंग लिया तो रिसर्च वाला तुमको लगता है ऐसा छोटा सा बिल्डिंग लेगा, नहीं, तो वो बिल्डिंग लेगा तो 200 करोड़ की बिल्डिंग है, मशीनरी लेगा वो 500 करोड़ की मशीन है, पूरा 700 करोड़ एक साथ पीएनएल डेबिट में लिखोगे तो बेटा प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, लॉस होएगा ना। इनकम टैक्स में लॉस आया मतलब टैक्स एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो मैंने बोला सर अगर लॉस आया तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड, गवर्नमेंट बोलता है आज तो टैक्स मत भर, ये लॉस को तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर, और जिंदगी भर करेगा तो भी चलेगा, 8 साल का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। रिपीट कर रहे हो क्या, कौन से एक्सपेंस की बात चल रही है, कैपिटल, फुल्ली अलाउड या पार्टली अलाउड, फुल्ली अलाउड, जो भी बिल्डिंग चलेगा, फर्नीचर चलेगा, प्लांट एंड मशीनरी चलेगा, एवरीथिंग इज फुल, इनटेंजिबल भी फुल्ली अलाउड है, और डेप्रीशिएशन मिलने वाला नहीं, लॉस 100% आएगा, और अगर लॉस आया तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड, अनलिमिटेड। मजा आना चाहिए तुम लोग को पढ़ने में, बेटा आंसर बोलोगे प्लीज। मैंने ये साल रिसर्च डिवीजन चालू किया, उसमें सारे एसेट खरीदे और उसका फुल कॉस्ट मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो लॉस आया, 4 साल में ये लॉस सेट ऑफ हो गया, अब 5वें साल से प्रॉफिट आने वाला है, कोई सुन रहा है क्या, तो बेटा प्रॉफिट जब भी आएगा नए एसेट और खरीद लेना। अरे यहां पे ऐसा नहीं बोला है एक ही साल, हर साल आप एसेट खरीदो, हर साल आप डेबिट में लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट, कोई सुन रहा है। तो जब कोई आदमी रिसर्च करेगा ना, उसको जिंदगी भर का टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज उसको जिंदगी भर एसेट खरीदने पे क्या मिलता रहेगा, डिडक्शन। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो कैपिटल इन नेचर है, फुल कॉस्ट अलाउड, क्या बोला, नो डेप्रीशिएशन। और सोच के बोलना, हाथ उठा के, इनकम टैक्स या कंपनी लॉ किधर भी बोलो चलेगा। लैंड पे कितना डेप्रीशिएशन मिलेगा, लैंड इज डेप्रीशिएबल एसेट या एप्रीशिएबल, तो लैंड पे यहाँ पे नो डिडक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट बोलता है जब डेप्रीशिएट हो ही नहीं रहा है तो काय का डिडक्शन। बाकी जो भी एसेट खरीदो, ऑल अदर एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सब पे फुल कॉस्ट है, और इससे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट दुनिया में कभी नहीं दे सकता है। कोई सुन रहा है क्या, रेवेन्यू इज, वो तो सबको अलाउड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट कैपिटल जो अलाउ किया है वो अपने लिए बेनिफिशियल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलो, रिसर्च 2 टाइप का होता है, कौन सा, और आउटसाइडर। पहले तो ये भी तुम लोग को समझ नहीं रहा है, क्या पता कि आउटसाइडर को जो डोनेशन देते हो इट इज नेवर अलाउड, क्या इट इज, बट डोनेशन अगर रिसर्च के लिए दिया है तो उसको भी अलाउ कर दिया, तो वो भी एक बेनिफिशियल है। सो अगर डोनेशन तो आउटसाइडर है, बिजनेस से रिलेटेड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। सिर्फ 4 जन को डोनेशन दे सकते हो, अप्रूव्ड, रूसी, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी और इंडियन पब्लिक कंपनी। वापस से बोलो, क्या बोला, अप्रूव्ड, रूसी, नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी, और एक क्या बोला है, इंडियन पब्लिक कंपनी। इन हाउस रिसर्च हैज टू बी रिलेटेड टू बिजनेस, पर्सनल नहीं, वहां पे विदाउट बिजनेस नहीं चलेगा। ड्यूरिंग या तो बिफोर, ड्यूरिंग में रेवेन्यू है तो फुल्ली अलाउड, अप्रूव नॉट अप्रूव्ड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिफोर है तो मैक्सिमम 3 साल का खर्चा अलाउड है, वो भी रेवेन्यू में। ओनली लैंड, सॉरी ओनली सैलरी एंड मटेरियल, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में सेम है बेटा, कैपिटल बिफोर में भी सेम है, आफ्टर में भी सेम है, सब में सेम है, फुल्ली अलाउड है, डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, लैंड नहीं मिलेगा। कितना पॉइंट क्लियर है, लिखो प्लीज। सेक्शन 35 देख लो, ये पूरा एक साइड पे आ जाना चाहिए। रेड पेन यूज करना नहीं है तो बोरो करके लिखना, बिकॉज ये सब एग्जाम पेपर रिवीजन नहीं होएगा। रेड पेन साइड इन दो, सेक्शन 35, ये स्पेसिफाइड डिडक्शन का मेन पॉइंट नंबर 2 है।
स्पेसिफाइड में पहले 32 डिप्रिशिएशन ए पॉइंट लिखा था ना, ये बी पॉइंट है, मेन पॉइंट नंबर बी है साइंटिफिक रिसर्च। क्या हो गया देखो वो करने की सोच नहीं सकती सर ने पहले लेक्चर सारे हो रखे हुए मुझे अरे आठ पर हाँ बोल लिखा है ना, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स।
3 years prior to the date of commencement of business. Approved by prescribed authority. यहाँ पे ये जो ये वाले लोग है इधर मिल रहा है क्या? इधर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो रेवेन्यू में अप्रूवल चाहिए, वो भी प्री वाले में 3 साल वाले में, बाकी किधर पे भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लिखा नीचे लिखो ना, if there is a loss on account of scientific research expenses, if there is a loss on account of scientific research expenses, on account of scientific research expenses, then it can be रेड पेन से क्या कैरी फॉरवर्डेड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, फॉर indefinite period, it can be carry forwarded for indefinite period. लिखा? मेरे को हाई भेजो ना, तुम लोग को सम करना पड़ेगा। तुम लोग का कोई ग्रुप वो है क्या? हाँ तो एक जन हाई भेजो बस।
आया? मिल गया क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करो ना, नीचे नीचे जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करके मेरे को सिर्फ इतना बता दो कितने ब्लॉक्स बनेंगे और कौन से ब्लॉक बनेंगे। पूरा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड रीड करना। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने डाला हुआ है बस। पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आराम से सोच के देना। पहले बिल्डिंग ABC दिया है मिला। पहले बोला एसेट ऑन 1 अप्रैल 24 मतलब ओपनिंग दिया है। ABC में 2 पे 10%, 1 पे 5% है। प्लांट ABCD में 2 पे 15 है, 2 पे 40 है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 ब्लॉक बनेगा, बिल्डिंग का 2, प्लांट का 2। और नीचे अगर परचेजेस में कुछ नया दिया तो और एक ब्लॉक अपने को या 2 ब्लॉक बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो पहले मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक नंबर 1 में क्या है, बिल्डिंग एट द रेट क्या लिखूं 10%। ब्लॉक नंबर 2 में बिल्डिंग एट द रेट 5%। ब्लॉक 3 में प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 15%। एंड ब्लॉक 4 में प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 40%। इतना याद रहेगा, बराबर है। अब ओपनिंग में बेटा अपने को पहले जो टेबल दिया है उसमें कॉस्ट भी दिया है, WDV भी दिया है, रेट भी दिया है। तो कॉस्ट तो पुराना होएगा ना, उससे अपने को क्या करना है, WDV बिल्डिंग A और B का 15,75,000 है। सो ओपनिंग में 15,75,000 के 2 एसेट है। बिल्डिंग C का 40,000 का 1 एसेट है। बोलो यार यस और नो। प्लांट 15% वाले 2 है, 1,13,100 के 2 एसेट है। और 38,000 के लास्ट में और 2 एसेट है। इतना पॉइंट समझा है? अरे बोलो। बाद में बोला है कंपनी अक्वायर द फॉलोइंग एसेट आफ्टर अप्रैल 24। क्या क्या खरीदा है, बिल्डिंग D, बिल्डिंग E, प्लांट EFG, बिल्डिंग F। पहले बिल्डिंग निकालो एक एक। तो D और E कितना रेट है, 10 और 5। और लास्ट में F वाला बिल्डिंग में कितना रेट है, 10। तो अगेन 10% की अपन ने 2 बिल्डिंग खरीदी है। कौन सी वाली, D और F। D अपन ने यूज वाला डेट देखना है बेटा, एक्विजिशन वाला नहीं।
पुट टू यूज जून 1 में मिला, बापू के बर्थडे के पहले। एफ वाला भी May 10 है, बापू के पहले। कोई सुन रहा है क्या? तो 3 अक्टूबर के पहले, तो यहाँ पे 2 एसेट अपन ने खरीदा है मोर देन 180 डेज वाला। कितना एसेट खरीदा है? 2 एसेट। डी खरीदी है 6 लाख की, एफ खरीदा है 2 लाख का, तो 8 लाख रुपए के अपन ने 2 एसेट खरीदे हैं। तो अपने पास टोटल 5 एसेट हो गए। कितना? 23 लाख 4 हो गए, सॉरी, अपने पास टोटल 4 एसेट हो गए 23,75,000 के। इतना पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो यार। बिल्डिंग ई भी खरीदी है, वो भी जून 8 है, बापू के बर्थडे के पहले। अगेन वो भी मोर देन में जाएगा, 4 लाख रुपए का एक एसेट। कोई सुन रहा है क्या? 3 अक्टूबर का डेट याद रखोगे तो अपने को कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं चाहिए अपने को। इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, प्लांट ई एफ जी एच। प्लांट ई एफ 15% वाला है और लास्ट में एच 15% वाला है, मिला? प्लांट ई जुलाई 1 है, प्लांट एफ सितंबर 19 है, प्लांट एच जून 6 है। मैं बोल सकता हूं सबके सब बिफोर 3 अक्टूबर है। मोर देन या लेस देन? तीनों 15% वाले। अरे बराबर है। कौन से? प्लांट ई 4 लाख 90, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख 30,500 के 3 एसेट अपन ने खरीदे हैं। अरे बोलते नहीं तुम लोग यार। अब बचा अकेला प्लांट जी 1,50,000 वाला है, 30 अक्टूबर को है, बापू के बाद। सो लेस देन में कितना एसेट है? 1। कितने का? सो आज मेरे पास इधर 5 एसेट है, 9,43,600 के, और यहाँ पे 3 एसेट है 1,88,000 के। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर। आंसर बोलोगे? कंपनी सेल्स द फॉलोइंग एसेट आफ्टर April 1, 2024 होएगा। बिल्डिंग ए बेचा है, फिर प्लांट बेचा है, तो ए की बिल्डिंग बेची है ए वाली, और अपन ने फर्स्ट टेबल में बिल्डिंग ए 10% वाला है। अरे बोलो यार। तो बिल्डिंग ए 10% वाला है, मतलब इधर एक एसेट बेचा, यहां पे कोई बिल्डिंग बेची नहीं है। बिल्डिंग ए कितने में बेची है? 13 लाख। सो क्लोजिंग WDV आज अपने पास 10,75,000 के 3 एसेट है, 4,40,000 के 2 एसेट है। कोई प्लीज कमेंट करेगा? नंबर ऑफ एसेट भी है और उन लोग का वैल्यू भी है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डेप्रीशिएशन मिलेगा। 10% वाला ब्लॉक था, सो 10,75,000, 1,07,500 का डिप्रीशिएशन। यहां पे भी एसेट भी है, वैल्यू भी है, तो डेप्रीशिएशन मिलेगा। ये 5% वाला ब्लॉक है, तो 44,000 का आधा, 22,000 का डेप्रीशिएशन ले सकते हो। पूछ रहा हूं, किसी को डाउट है? श्योर। किसी को डाउट है, नहीं समझा है, रिपीट करना है, प्लीज अभी कमेंट करो यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, पुट टू यूज, बिकॉज अपन वो बोलते हैं ना, यूज फॉर मोर देन 180 डेज, यूज फॉर लेस देन 180 डेज। परचेज नहीं बोलते, यूज बोलते हैं। डाउट है तो प्लीज पूछो। ये सम एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, बट एक छोटा सा एडजस्टमेंट आएगा, तो भी यही फॉर्मेट से करना है। नहीं, डिप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं। इंटरेस्ट होएगा वो कॉस्ट में ऐड होएगा, अगर इंटरेस्ट होता तो। डिप्रीशिएशन यूज से मिल जाएगा आपको। प्लांट बी, डी और सी दिया है, मिला? फर्स्ट टेबल में प्लांट बी जो है वो 15% वाला था, डी और सी जो है वो 40-40 वाला था, मिला? तो प्लांट बी ये वाला ब्लॉक का 1 है और बाकी ये वाले ब्लॉक के 2 है। अरे बोलो, प्लांट बी कितने में बेचा है बेटा? 20,000 में। और बाकी 2 प्लांट 2,47,000 में। बराबर है? कोई आंसर दे सकता है तो दे देना प्लीज। 9,23,600 के 4 एसेट है। एसेट है या नहीं है? वैल्यू है या नहीं है? तो लॉस प्रॉफिट या डिप्रीशिएशन? 15% वाला ब्लॉक है, तो 15% कितना आएगा?
1,38,540. लास्ट वाले में एक एसेट बचा है बेटा, 1,88,000 का ब्लॉक था, 247 में बेचा। ज्यादा में बेचा या कम में? कितना ज्यादा में? 59,000. तो ज्यादा में बेचा तो डेप्रीशिएशन मिलने का सवाल ही नहीं होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। बोलो प्लीज, समझा है या नहीं समझा? श्योर बोल दो यार। Yes. ओके, एक साइड 35 AD अपना बाकी है, तो समझ रहा है क्या? तो उसके लिए अब 35 AD बाकी है, 35 D बाकी है बस। तो 4 साइड ब्लैंक छोड़ दो बस, लीव 4 साइड्स ब्लैंक और फिर क्वेश्चन 1 कॉपी करना। नीटली बनाना प्लीज क्वेश्चन 1। देखा इसने मेरे को हाउस ऑफ बोला था, तेरे हाउस ऑफ मतलब टाइम नहीं देखते हैं क्या हमें पढ़ाई पढ़ाई नहीं समझा है पढ़ते नहीं है मोमेंट जब सर वो लड़कियों प्रियंका मारते हैं तब तो मैं इंटरनल पे अटकी हुई क्या है पहले की डर है भाई पूरी अभी ऐसा कैसे तो 9:30 बजे तक लिखता है, एक टाइम लिमिट होता है। हाँ ये थोड़ी होता है तो 7:30 से 4 बजे लिख एग्जाम में भी पढ़े ना बोला मैं आया था
अरे इसका तो इसमें 9:30 का बैठी वो लेट तो 9:30 हाँ तो मेरा टाइम में नहीं करना मुझे वाह मतलब पीछे जाके देखना सब कुछ जल्दी हो जाता है उसका टाइम नहीं दे वो तो देख देखा कैलकुलेट करके बताने फिर उसको कैलकुलेट करके वो बताने कि कितना बहुत सिंपल होगा पूरा उसी में आधा घंटा मैंने उसको हाँ बोला क्या मुझे आ रहा है कैसे क्या ही इंस्ट्रक्शन दी हमारी हाँ भाई मैंने कोई फॉर्मेट वॉर्मेट ऐसा कुछ बनाया नहीं जो इतना नहीं बनाया मैं डाले बच्चों को उठना करने जाते तो मेरे तो पूरा पेपर छूट जाता मैंने बोला ना मैंने बहुत स्टोरी लिखा पता नहीं क्या हुआ वाले अरे मुझे लगता है रेडी हुआ हाँ सब रेडी हो हाँ अलग मैंने भी कर
कॉपी किया है क्या? यस कितना कॉपी किया, then take a break.